नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम आपके सामने कल अनाउंसमेंट किए थे कि हम क्या करेंगे, आज एनसीएफ और आरटीई की कक्षाएं देंगे, जो जिससे ऐसे ऐसे प्रश्न साथियों हम लाए हैं। आपको कल ही बताया गया था, इसके बारे में हमने अनाउंसमेंट किया था साथियों कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको करवाया जाएगा जो आपको हूबहू परीक्षा में प्रश्न ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो साथियों, आज हम ऐसे ऐसे प्रश्न आप सबके सामने लाए हैं। आप सबको जो हमने वादा किया वो हम अब पूरा करने जा रहे हैं साथियों। आप लोग बस हमारा साथ दीजिए और लगे रहिए। ऐसे प्रश्न आप जाएंगे, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 जो हमारा दिया गया है, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 से जितने भी प्रश्न बनते हैं साथियों, टॉप 30 प्रश्न हम लाए। कल ही आपसे वादा किए थे साथियों, आज हम लेकर आए हैं 30 प्रश्न ऐसे लाए हैं जिससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा साथियों। आप एक बार देख के जाइए, इसके बाद आके कहिएगा साथियों कि परीक्षा में आपको हूबहू प्रश्न ऐसे मिलेंगे साथियों। चलिए इसी क्रम में आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तुरंत देखते हैं साथियों कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि अभी सभी साथियों का जिनका एग्जाम हो रहा है वो लोग एक नजर इसको जरूर देख के जाइए साथियों, क्योंकि एनसीएफ आरटी जो प्रश्न बन रहे हैं इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा साथियों। तो देख लेते साथियों क्या है हमारा मोटिवेशनल थॉट, क्या उसको एक बार देख लेते हैं। लिखा गया, हारने वाला जीतने वाले पर ध्यान देता है। हारने वाला क्या करता है साथियों, वो जीतने वाले पर ध्यान देता है, और जीतने वाला सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान देता है। बहुत मतलब लाइन तो बहुत छोटी साथियों, लेकिन बात बहुत बड़ी है। इस चीज को एक बार ध्यान दीजिएगा। आप लोग अच्छे से पेपर करें। हम और हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए साथियों लग जाते हैं इसी क्रम में, देखते हैं हमारा प्रश्न कैसे कैसे एनसीएफ और आरटी बनाई गई उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं साथियों, हमने कल आपसे कहा भी था कि सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र टॉप 30 एनसीएफ 2005 एंड आरटी 2009 कल ही हमने आपसे वादा किया था, आज हम लेकर आए साथियों। एकदम जमकर देखिए, आप लोग जमकर शेयर कीजिए वीडियो को। तो पहला प्रश्न साथियों अपना देखते हैं क्या दिया गया है। हम पहला प्रश्न अपना देख लेते हैं क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था साथियों। एनसीएफ 2005 का जो शिक्षा बिना मुख्य सूत्र जो दिया है साथियों, ऐसे ही डायरेक्ट पूछता है, ऐसे शिक्षा बिना बोझ के कब आया था साथियों। एनसीएफ की शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हुबहू परीक्षा में आपको मिलेंगे साथियों। कहा गया क्या 1998 ईस्वी में, क्या 1993 ईस्वी में, क्या 1987 ईस्वी में, तो क्या 1947 ईस्वी में। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारी एनसीएफ है ये क्या कब आती है साथियों, तो आती कब है ये, तो एनसीएफ 2005 की बात की इन्होंने। 1900 जो कब आती है, 1993 92 93 यशपाल समिति आती है साथियों। कौन सी समिति रहती है उस टाइम, यशपाल समिति। इस चीज को आप एकदम नोट करके जाइएगा साथियों, यशपाल समिति। यशपाल समिति रहती साथियों, कब रहती है, 1992 93 प्रोफेसर यशपाल इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, और इन्हीं की समिति में ये चीज बताई गई, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो साथियों इस चीज को एक बार नोट करके जाइए। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, कब आया प्रचलन में हमारा, 1993 में, 92 93 में ये आया था। और किसके द्वारा, प्रोफेसर यशपाल समिति जो थे उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, और यशपाल समिति के अंतर्गत ये आया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारा क्या है। देखते साथियों एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं आपके, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। देखते हैं साथियों, ऑप्शन ए दिया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बी दिया है नेशनल करिकुलम फाइल, सी दिया है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, और डी दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव दिया है साथियों, नन ऑफ एबव। तो इस चीज को आप नोट करके जाइएगा, आपके ऐसे प्रश्न हुबहू परीक्षा मिलेंगे कि एनसीएफ 2005 या एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, उनका पूरा नाम क्या है साथियों। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का पूरा नाम। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा, नेशनल करिकुलम फाइल नहीं साथियों, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नन ऑफ एबव भी नहीं, ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इस चीज को आप एकदम नोट करेंगे साथियों। तो और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा साथियों, ए ऑप्शन जो हमारा दिया वही क्या होगा इसमें सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, किसका पूछा साथियों, विज्ञान शिक्षण का। तो ऐसे ऐसे आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे साथियों, आप एकदम स्थिरता के साथ प्रश्न को सॉल्व करिएगा। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे साथियों उससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए,
ऑप्शन ए दिया है बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बी दिया है साथियों बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सी दिया है गणना करने की क्षमता का विकास करना, और डी दिया है साथियों इनमें से कोई नहीं। डी दिया है क्या साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ जो विज्ञान शिक्षण क्या, विज्ञान शिक्षण में बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज क्या करता है अपने व्यवहार में लाकर उसको प्रयोग करता है। प्रयोग, विज्ञान किस पर आधारित साथियों, प्रयोगात्मक पर आधारित। उस क्या करता है, प्रयोग को मानता, कोई भी चीज बच्चा उसमें प्रयोग करके, अवलोकन करके, खोज करके उस चीज को सीखता है और करता है। तो साथियों बालक में मूल्यांकन लोकतांत्रिक ये बात नहीं है, गणना करने की क्षमता का विकास भी नहीं, और इनमें से कोई की बात नहीं, बल्कि क्या होगा साथियों हमारा ए ऑप्शन जो दिया है बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। बालक क्या बनते हैं, विज्ञान कोई नई नई चीजों को वो खोजते रहते हैं और सीखते रहते हैं। इससे क्या होगी, उनके अंदर जिज्ञासुपन क्या होगी, उनके अंदर कोई भी प्रश्न करने की, समझने की, सोचने की, समस्या समाधान, तर्क वितर्क आदि चीज इस तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों, हमारा जो ए ऑप्शन है वही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 जो रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होता है साथियों, देखते हैं। क्या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, क्या दैनिक गतिविधियां होती हैं, क्या अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, कि इनमें से कोई नहीं होता साथियों। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ये क्या होती है हमारी, जो ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ये क्या करती है, ऐसी चीजें बाल केंद्रीय शिक्षा जो होती है उसमें क्या बच्चा करके सीखने पर क्या करती है, बल देती है, जोर देती है। बच्चा कोई भी क्रिया क्या करता है, करके उसको, अगर स्वयं से करके उसको सीखेगा तो उसके सीखना उसके लिए अस्थायी होगा और वो रुचिपूर्ण अधिगम उसमें रहेगा, अच्छे से उस चीज को सीखेगा। तो उसमें क्या होता है, वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती साथियों, अर्धवार्षिक में भी नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती है, वो दैनिक गतिविधियां जो उसकी दैनिक क्रियाएं होती हैं वो उसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। बच्चे क्या कहता है राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुसार आकलन जब करते हैं तो दैनिक गतिविधियां जो व्यवहार में उसके जो व्यवहार करता है उस चीज को देखकर, जो दैनिक गतिविधियां दैनिक क्रियाएं जो करता है उसको देखकर उसका आकलन किया जाता है साथियों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है साथियों, उसको पूछा है कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। क्या साथियों 6 है, क्या 5 है, क्या 4 है, कि 3 है। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे साथियों। तो कितनी है एनसीएफ 2005 में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो साथियों बी ऑप्शन हमारा जो दिया है वही आपका सही होगा। कितने अध्याय हैं टोटल, 5 अध्याय हैं साथियों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। क्या कहा है साथियों, एक बालक को वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, तो ऐसे बालक का दाखिला किस विद्यालय में और किस विद्यालय में 2000 एनसीएफ 2005 के अनुसार होना चाहिए, उसको देखते हैं साथियों। दिया है नियमित विद्यालय, बी दिया है विशिष्ट विद्यालय, सी दिया है एकीकृत विद्यालय, और डी दिया है क्या समावेशी विद्यालय। तो एनसीएफ 2005 जैसा कि आपको पता होगा साथियों, ये क्या करता है, समावेशी कक्षाएं जो चलती है उस पर जोर देता है, और सभी बच्चों क्या करता है, हमारी समावेशी कक्षा क्या करती है, वो किसी धर्म किसी समुदाय कहीं से भी आते हैं, उनको क्या करना, हमको सभी बच्चों को समान अवसर देना है। जिस तरीके से जिस भाषा में वो सीख रहे हैं उसी भाषा में उनको सिखाया जाए, उनको उस चीज के बारे में बताया जाए। और ये क्या करता है, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती कौन, हमारी समावेशी शिक्षा। तो साथियों ये नियमित विद्यालय नहीं होगा, विशिष्ट विद्यालय भी नहीं होगा, कोई अकेला थोड़ी ना बच्चा को उसको विशिष्ट प्रदान, एक इंटीग्रेटेड भी नहीं करना, हमको क्या करना है, समावेशी विद्यालय में उसको क्या करना है, दाखिला करवाना है साथियों। डी ऑप्शन जो दिया हमारा वही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जो अक्षमता होते हैं, निःशक्त बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को क्या करना, हमको समावेशी कक्षा समावेशी विद्यालय में क्या करना, उनका दाखिला करवाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, डी ऑप्शन जो दिया हमारा वही क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया साथियों, किस पर ध्यान नहीं दिया गया साथियों। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, नहीं वाले प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो आप एक बार जरूर नोट करिएगा साथियों। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे साथियों। क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बी दिया है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी दिया है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और डी दिया है
14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो साथियों इसमें जो बात कही अध्यापक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है साथियों, ये बात आपकी सही है। घुमंतु बालों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी बात एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित करना, ऐसी बातें किसमें हमारी आरटीई 2009 में की गई है। ठीक है साथियों, बल्कि इसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा नहीं, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात की साथियों। 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा होंगी अनिवार्य रूप से वो बच्चे को दी जाएंगी साथियों। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, यही हमारा गलत है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो क्या होगा साथियों, हमारा ये डी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा, सही होगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वित्त चित्र फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है, ताकि किसके लिए सुझाया गया है, ताकि उसको देख लेते साथियों। क्या शांति की शिक्षा दी जा सके, कि मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, कि नागरिकता के बारे में शिक्षा दी जा सके, कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो बात की गई है कि विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान देना, जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी की दृष्टिकोण, आयोजन, प्रोग्राम एवं वित्त चित्र फिल्मों को एकत्र करना, आदि चीजें किसके बारे में बताती है साथियों। तो ये क्या करती है, हमारे जो मूल्यों की शिक्षा होती है, जो हमारे मानवीय मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में क्या करती है, ये बताती है साथियों। ये शांति शिक्षा की बात नहीं, नागरिकता की नहीं बात, इनमें से कोई नहीं बात ही नहीं साथियों, बल्कि जो हमारा बी ऑप्शन दिया है, मूल्यों की शिक्षा जो होती है साथियों, उसी के बारे में इसने क्या किया है, बताया है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 जो 2005 है साथियों, इसको क्या क्या बहुभाषा के रूप एक संसाधन के रूप में माना गया, समर्थन दिया है, क्योंकि ऑप्शन ये दिया है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सही बात है साथियों। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी एनसीएफ और समावेशी शिक्षा क्या करती है, कोई भी बालक, कोई भी बच्चा क्या होता है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, सभी बच्चे क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं, उनको समान शिक्षा देनी है। आगे देखते हैं। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, बिल्कुल सही बात है साथियों। बच्चे का क्या करेगा, ये अंदर से आंतरिक रूप से क्या करेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा। और चौथा ऑप्शन दिया है, इनमें से सभी। तो ये एनसीएफ 2005 बहुभाषा के क्षेत्र में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुभाषी, बहुत अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्थानों से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं। सब में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, सबकी रुचि, क्षमता, योग्यता क्या होती है साथियों, अलग अलग होती है। इस चीज को ध्यान रखकर क्या होती है, हमारी समावेशी शिक्षा उनको दी जाती है। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन हमारा दिया है, डी ऑप्शन जो दिया है, यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किस चीज को लेकर बातचीत की गई साथियों। ऑप्शन ये दिया है, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। और अगला प्रश्न हमारा बी दिया ऑप्शन दिया है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी दिया है, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर। और डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा बात किस चीज की करती साथियों, वो क्या करती है, बाल केंद्रित बात करती है, न कि क्या करती है, शिक्षक केंद्रित। और शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर ये भी बात आपकी नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कार्य हो। इससे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, सुव्यवस्थित सुचारू रूप से कोई भी चीजों को वो सीखेगा, और सीखना उसके लिए उत्तरदायी साबित होगा, और आसानी से उस चीज को सीख लेगा साथियों। तो हमारा जो ए ऑप्शन दिया है, क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिया साथियों, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है साथियों। ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे साथियों, जो नहीं वाले प्रश्न हैं, आप इस चीज को क्या करेंगे, एक बार जरूर देख के जाएंगे साथियों, आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे साथियों, तो उस चीज को देख लेंगे। ऑप्शन ये दिया है, बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, क्या बातें कही गई है। बी दिया है, नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती। सी दिया है साथियों, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। और डी क्या दिया साथियों, विद्यालय में
अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। तो निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग विद्यार्थियों की नहीं है? तो बालकों को देखभाल करने के लिए बात सही है साथियों, ये भी बात आपकी सही है, प्राप्त करने के लिए व्यापक विद्यालय में, बल्कि क्या होता है नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती, ये बातें क्या होती नहीं कहा है साथियों। तो यही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा, और यही क्या होगा बी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर गलत था। तो बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा साथियों, नहीं पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इस चीज को ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, आप जरूर देखते जाइएगा। अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है पूछा है साथियों। ऑप्शन ए दिया है, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार क्या करती है? दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे, बिल्कुल सही बात है। बी दिया है, समुचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करे, तो ये भी बात सही है। और क्या है? सभी को समान शिक्षा। तो आरटीई 2009 के अनुसार बच्चा क्या करता है भाई, वैसे भी समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। और हमारा आरटीई 2009 जो है ये भी क्या कहता है कि बच्चे जो होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, समान शिक्षा देना है साथियों। तो ये भी बातें हमारी आरटीई 2009 के लक्ष्य में सही है। तो डी ऑप्शन दिया साथियों उपरोक्त सभी, यही क्या होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऐसे प्रश्न आप एक बार जरूर देखते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारा दिया है, जो दिया आरटीई 2009, एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए दिया है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। बी दिया है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। सी दिया है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। और डी दिया है साथियों, इनमें से सभी। तो साथियों शिक्षा का अधिकार जो हमारी आरटीई है, राइट टू एजुकेशन जो हमारी है, उस एक्ट के तहत जो 2009 हमारा है, आरटीई 2009 के तहत बातें क्या होती है साथियों, किसी को दायित्व, अध्यापक के दायित्व क्या क्या एक दायित्व बनते हैं उनके, उसके बारे में। तो क्या होता है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल सही बात है साथियों। अगर शिक्षक ही अगर विद्यालय में उपस्थित समय पर नहीं होगा तो बच्चे कैसे उपस्थित होंगे, इस चीज को आप नोट करेंगे, ध्यान दें। तो ये बातें क्या होगी आपकी सही होंगी साथियों। इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित की जाती है, जितने समय पर निर्धारित की जाते हैं, उसमें बच्चों का आकलन, मूल्यांकन जितने भी चलते हैं, सब चीज निर्धारित करने के बाद पाठ्यक्रम का संचालन करना होगा साथियों, सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित करने में समय, एक समय निर्धारित किया जाता है कि आप बच्चे का पाठ्यक्रम क्या करेंगे, इतने समय पर क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, इतने समय पूरा करेंगे, ये भी बात सही है। और डी ऑप्शन हमारा दिया इनमें से सभी। तो साथियों इस कथन में क्या होगा हमारा, इनमें से सभी जो आंसर वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न को देख के जाइए। क्या लिखा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाएं की अनुशंसा की गई है। कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया, किस शिक्षा को लेकर बात की इसने, शांति शिक्षा को। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। क्या यह महिलाओं के प्रति बस होगा, पुरुष को अलग? बिल्कुल नहीं साथियों, तो ये तो साथियों होगा नहीं हमारा। फिर नैतिक शिक्षा को पढ़ाकर हम शांति शिक्षा आदि चीजों के बारे में तो जानकारी, लेकिन बच्चे को तभी जब वो मानवीय मूल्यों का निर्धारण करेगा, उसको सीखेगा, समझेगा, तो ये भी बात नहीं हुई। शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि क्या होता है साथियों, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को सम्मिलित करके उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर तर्क वितर्क करेगा, समझेगा और सोचेगा उस चीज के बारे में। बाकी आपकी जितनी बातें सही है, सब सही है, लेकिन क्या होता है साथियों, जो उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सब इसी में आपकी समाहित हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा जो दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया साथियों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? ऐसे प्रश्न देख लीजिए, नहीं वाले प्रश्न एक बार अंडरलाइन जरूर करिएगा। ऑप्शन ए दिया है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। बी दिया है, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन।
तो कौन सा कथन ज्ञान को हमारी एनसीएफ क्या कहती है, एनसीएफ 2005 क्या करती है, उसके जो सिद्धांत है पंचपदी जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसमें क्या है साथियों, ज्ञान को बाहरी जोड़ा जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, राष्ट्र के प्रति प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाए, परीक्षाओं में लचीलापन, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना नहीं पूछा साथियों, यही ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता देखते हैं साथियों। प्रश्न अच्छा हमारा ध्यान दीजिएगा, निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु के बच्चे पर, 14 से 18 वर्ष का आयु बच्चे पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो हमारी जो आरटीई साथियों 2009 लागू किस पर नहीं होता है, तो निःशक्त बच्चों पर बिल्कुल लागू होता है साथियों। ये क्या कहता है, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो उनको क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान किया जाए। और सबसे अच्छी बात है साथियों, आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करता है, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य शिक्षा की बात हमारे आरटीई 2009 में की गई, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति भी सही है साथियों, और क्या इसकी ये तो सही, बल्कि क्या 14 से 18 नहीं साथियों, हम बार बार बता रहे हैं 6 से 14 वर्ष, यही कंफ्यूजन करेगा, आप इस चीज को याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की बात तो साथियों से पूछा नहीं पूछा है, तुम्हारा सी ऑप्शन जो होगा 14 से 18 वर्ष यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, और वहां पर नहीं था तो यही क्या होता है यहाँ पर गलत, सी जो दिया है 6 से 14, हमेशा याद रखिएगा आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए दिया है, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, बी दिया है साथियों, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएं। सी दिया है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय मतलब विद्यालयों में। इसके बाद क्या है, डी ऑप्शन है साथियों, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल सही बात है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बिल्कुल सही बात कही है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था करती है इस प्रावधान के लिए के साथ कि उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए, कक्षा में जो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं उसको क्या करना है, पूरा करना। हमारा जो डी ऑप्शन होगा सबसे सटीक उत्तर साथियों डी ऑप्शन में दिया गया है, बाकी ये सब आपके नहीं होंगे साथियों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या गीतांजलि से, क्या सभ्यता और प्रगति से, क्या विज्ञान एवं तकनीक से, कि गोदान से। तो साथियों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण हुआ वो किससे हुआ है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है साथियों। निबंध क्या है साथियों, सभ्यता और प्रगति, इसी पर क्या है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन जो दिया हमारा यही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या क्या आता है। ऑप्शन पहला दिया है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान को क्या करना, हमको स्कूल के बाहरी जीवन से उसको जोड़ना है। और दूसरा क्या, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, बिल्कुल सही बात है साथियों, जो पढ़ाई जो चीज बच्चा पढ़ता है उसको क्या करना, रटन प्रणाली से एकदम मुक्त करना, कोई भी चीज रट कर नहीं सीखना, बच्चा क्या करना, करके सीखेगा, समझ कर सोच कर सीखेगा, ये बातें इसने कही। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना है, ये भी बात आपकी सही है कि परीक्षा को क्या करना है, लचीलापन बनाना है। और चौथा दिया उपरोक्त सभी, तो साथी जो पहला दूसरा तीसरा सही है तो फिर उपरोक्त सभी, तो आंसर सही होंगे, चौथा वाला हमारा जो दिया है उपरोक्त सभी, यही क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है, कितने घंटे की योजना बनाकर आरटीई अनुसार एक शिक्षक को कितने घंटे कार्य
करना सप्ताह में। तो क्या दिया दिया है साथियों, ऑप्शन ए दिया है 30 घंटे, बी दिया है 42 घंटे, सी दिया है 45 घंटे और डी दिया है 50 घंटे। तो साथियों एक सप्ताह में शिक्षक को कितने घंटे कार्य करने हैं, तो कितने घंटे कार्य करने साथियों, 45 घंटे कार्य करने हैं। कितने घंटे, 45 घंटे कार्य करने हैं। तो जो सी ऑप्शन हमारा दिया है यही क्या होगा इसमें सही होगा। इस चीज को आप एकदम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे साथियों, 45 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ होता है इसको देख लेते हैं। समावेशन का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन ए दिया है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, बी दिया है मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना और सी दिया है लड़के लड़कियों को वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना और डी दिया है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली से जोड़ना अर्थात स्वीकार करना। बहुत अच्छी बात है। शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही बात नहीं है साथियों। मंद बुद्धि बालकों, क्या मंद बुद्धि बाल, समावेशी शिक्षा क्या कहती है साथियों, कि सभी विद्यार्थियों क्या है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। जितने भी विद्यार्थी वंचित वर्ग से हैं, निःशक्त बच्चे हैं, उनको क्या करना है शिक्षा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। हमारा जो चौथा ऑप्शन अर्थात डी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा इसमें सही होगा साथियों, यही डी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर, एकदम देखते रहिए। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया साथियों, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी दिया है रेल मंत्रालय, सी दिया है अधीनस्थ बोर्ड और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सब चीजें नहीं है साथियों, ये हमारा कौन तैयार करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये हमारा तैयार किया गया है। कौन, एनसीएफ 2005 2005। ऑप्शन ए हमारा जो दिया है क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीएफ 2005 बल देता है, एनसीएफ 2005 किस चीज पर बल देता है, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर कि रटने पर। तो अभी हमने आपको बताया साथियों, रटने पर, हल करने पर, याद करने पर बल नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है करके सीखने पर बल, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना, बच्चा क्या करता है, कोई भी कार्य अगर करके सीखता है तो वो सीखना उसके लिए अस्थायी माना जाएगा साथियों, और अच्छी तरीके से उस चीज क्या करेगा वो सीखेगा। तुम्हारा जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा इसमें साथियों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है साथियों, पूछा है। कौन सा कथन असत्य है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक बार इसको, यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था, यह अधिनियम लागू होते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था साथियों। तो साथियों बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सही आपका क्या होता है ये, कि भारत में सभी जगह लागू होता है लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आगे देखते हैं, यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। बिल्कुल सही बात है साथियों, यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो हमारा आया था उसकी सिफारिश लाया गया था। तीसरा है, इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। चौथा दिया, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या बात की 6 से 18 है। तो साथियों अभी हमने आपको प्रश्न बताया, ऐसे प्रश्न करवाए हैं, क्या करता है ये बात, क्या करता है एक्ट जो हमारा है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करता है। और ये कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है, यह लागू होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 1 अप्रैल 2010 को सभी राज्यों में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो साथियों जो हमारा नहीं, असत्य कथन, गलत कथन पूछा है, तो ये क्या होगा 6 से 18 नहीं होता, बल्कि अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा यही क्या होगा इस पे सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार क्या चीज सत्य नहीं साथियों, दिया सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। दूसरा दिया है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। तीसरा दिया है बच्चे क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। चौथा दिया है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो साथियों पूछा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, तो सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो एकदम बिल्कुल सही बात है साथियों। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी बात सही है। स्कूल के भीतर बाहरी ज्ञान से जोड़ना, स्कूल को क्या करना है, बच्चे के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी बात सही है साथियों।
बल्कि बच्चा व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से नहीं सीखते साथियों। अभी हमने आपको बताया व्यक्तिगत बच्चे में प्रत्येक बच्चा क्या होता है, स्वयं में विशिष्ट होता है, अपनी क्षमता, रुचि, योग्यता के आधार पर क्या होता है, सबकी सभी बच्चों क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई वर्ग के जो बच्चे आते हैं उनको किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, क्या उनकी मातृभाषा में, क्या अंग्रेजी भाषा में, क्या हिंदी में, कि उपरोक्त सभी में। तो एनसीएफ 2005 हमारी क्या बात करती है साथियों, यह किस पे बल देती है, उनकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पर क्या करती है साथियों, बल देती है। तो ये अंग्रेजी, हिंदी, उपरोक्त में से ये सब गलत बातें साथियों क्या करती है, पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल देती है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की साथियों आवश्यकता है, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है अभिरुचि के अनुरूप, अभिरुचि के अनुरूप, दूसरा दिया आर्थिक स्तर के अनुरूप, तीसरा दिया सामाजिक स्तर के अनुरूप, चौथा दिया है शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो एनसीएफ 2005 जो साथियों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, आर्थिक स्तर नहीं, सामाजिक की बात भी नहीं करता, शारीरिक, बल्कि क्या करता है अभिरुचि के अनुसार अनुरूप देता है। जिस बच्चे क्या करता है अभिरुचि के अनुरूप क्या करता है शिक्षा देने की बात करता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हमारा ये क्या होगा, इस पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है साथियों, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, दूसरा है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, तीसरा है सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखना उपरोक्त में से कोई नहीं प्रभावित नहीं करती ज्ञान अवरुद्ध, बल्कि क्या है ज्ञान के निर्माण की एक क्या है ये प्रक्रिया है। सीखना क्या होती है, बच्चे के ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है साथियों। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो हमारी दी उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में सत्य कथन को देखना साथियों क्या है। ऑप्शन ए पहला दिया है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, क्या पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा दिया अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। तीसरा दिया है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। चौथा दिया है ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। बिल्कुल गलत बात है साथियों, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ, बिल्कुल पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित सब चीज, बल्कि क्या करना है बच्चे क्या करना है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को क्या करना है उसके बाहरी जीवन से, उसके व्यवहार से जोड़कर अगर बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा आसानी से उस चीज को समझेगा, सीखेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन जो सत्य कथन पूछा तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए साथियों। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रश्न है साथियों। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। देखते हैं, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या करती है, एक शिक्षक क्या करती है, एक आदेशक के रूप में नहीं साथियों, एक नेता के रूप में, उपरोक्त कोई बात, बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में, एक परामर्शदाता, एक परामर्शदाता के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में यह मानती है। किसके बाद, एक उत्प्रेरक के रूप में। जो शिक्षक होते हैं उनको किसके बारे में बात, क्योंकि शिक्षक क्या होते हैं, ये हमारी क्या करती है जो एनसीएफ 2005 मानती है, शिक्षक क्या होते हैं बच्चों के एकदम जैसे सहपाठी, मित्र, दोस्त, यार होकर उस चीज को सिखाए, बिना भय मुक्त एकदम शिक्षा दे उसको। इस रूप में एक उत्प्रेरक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, सुविधादाता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक को माना जाता है साथियों। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा साथियों सही होगा। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एक शिक्षक को परामर्शदाता, सुविधादाता और सुगमकर्ता, उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है साथियों। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न साथियों। जैसा हमने कहा था वैसा हमने करके दिखाया साथियों। आप सब बस हमारा और हमारी टीम का सपोर्ट करते रहिए
और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग बिल्कुल से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जमकर क्या करना है, आपको शेयर करना है, क्योंकि हमने जैसा कहा अपने वादा अनुसार हमने उस वादे को पूरा किया साथियों। आप भी बस थोड़ा सा साथ दीजिए साथियों, वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं आप लोग उसको देखिए और एक दूसरे अपने मित्रों तक क्या किए जिसके लिए अच्छी चीजें, क्योंकि बताई वही चीज जा रही है साथियों जो परीक्षा में आपको मिलेंगी, तो आप लोग क्या करेंगे उस चीज को जमकर एकदम शेयर करेंगे। तो साथियों आज जो 30 प्रश्न समाप्त हुए आप लोग पेपर दे के आइएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि आपको हुबहू यही प्रश्न मिलेंगे साथियों। तो बस 30 प्रश्न आज के हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।